तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। और सैटरडे को मैं भूल गया था हैप्पी फादर्स डे बोलने के लिए, कल संडे था। तो उम्मीद है जितने फादर्स हैं, पिता हैं, अब्बू हैं, सभी का कल दिन अच्छा होगा। और ये एक अच्छा दिन होता है, अच्छा मौका होता है। कम से कम मेरे लिए कल वाकई बहुत अच्छा था, सरप्राइज़ भी था बहुत सारा। एक तो बेटी आई हुई है और उसके साथ कल जो पूरा वक्त बीता संडे को, वो मुझे लगता है बहुत ज़माने के बाद एक बहुत अच्छा वक्त टाइम भी था। शॉपिंग कराने के लिए भी ले गई, बहुत सारे गिफ्ट भी दिए और मैंने कल कई तस्वीरें भी डाली। तो कुल मिलाकर अच्छा था और ऐसी चीज़ें जो है होती रहनी चाहिए। तो आप लोगों का भी संडे अच्छा गुजरा हो। हालांकि कल एक चीज़ बस ख़राब हुई और वो ये कि बारिश हो गई और 5वां T20 मैच धुल गया। 2-2 से खेल बराबर पे ख़त्म हो गया। तो लगा था कि मैच पूरा हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। और अच्छा है, क्योंकि कल शाम को सब कुछ तो ठीक था। फिर बात ये हो गई थी कि मैच देखें या फिल्म। अब मुझे मैच देखना था, बेटी ने कहा कि नहीं, स्पाइडरमैन रिलीज़ हुई OTT पे, वो देखेंगे। तो 1, 2, 3, 4 ओवर के अंदर ही बारिश हो गई, तो फिर वही जीत गई। मैच ख़त्म, पिक्चर चालू। आते हैं अब आज की कहानी के ऊपर। लेकिन आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले आपको बता दूं कि साइबर क्राइम के बारे में लगातार आपसे कहता ही रहता हूं। और साइबर क्राइम वो चीज़ है जिसकी अच्छाई भी है, अच्छी चीज़ें भी है, लेकिन ये किसी भी मासूम, किसी भी इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। और ख़ास तौर पर अगर साइबर क्राइम या साइबर क्रिमिनल के निशाने पर मुंबई पुलिस हो, तो उससे निपटने के लिए फिर एक स्पेशल टीम की ज़रूरत पड़ती है ऐसे लोगों को हैंडल करने के लिए। साइबर क्राइम को ख़त्म करने के मिशन पर इसी सिलसिले में निकले हैं मुंबई साइबर सेल के ACP आकाश मलिक, जिनका रोल प्ले किया है मोहित मलिक ने। और इनकी मुलाकात होती है अनन्या से, अनन्या सैनी, जिनका किरदार निभाया है सनाया ईरानी ने। अनन्या एक एथिकल हैकर हैं और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी, जो मुंबई पुलिस के सर्वर को मेलवेयर अटैक से बचाती हैं। लेकिन अनन्या के टैलेंट से टकराते हैं ACP आकाश मलिक। डिजिटल वर्ल्ड में ख़ासतौर पर कहें तो आपका कोई भी अब आजकल सीक्रेट तो है नहीं, कोई भी राज रहा नहीं। तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं और कभी ना कभी आपको देख रहा होता है। बट ये कौन है, ये कौन है जो आपको देख रहा होता है? ये साइबर क्रिमिनल होते हैं और इनका कोई चेहरा नहीं होता। तो ऐसी एक वेब सीरीज़ है साइबर वॉर। साइबर वॉर हर सीन, क्राइम सीन में डिजिटल क्राइम के डार्क वर्ल्ड में मौजूद साइबर क्रिमिनल को बेनकाब किया गया है। तो साइबर वॉर आप देख सकते हैं वूट ऐप पर, वो भी बिल्कुल फ्री। साइबर की दुनिया में किस तरीके की चीज़ें हो रही है, इसको देखकर आपको अंदाज़ा भी लगेगा। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। बहुत सारी चीज़ें एक साथ हैं। लखनऊ PUBG की जो फॉलोअप है, कहानी है, वो मैं आपको, हो सकता है उसमें कुछ अपडेट है, कुछ लोगों से बातचीत चल रही है। एक बार कंफर्म हो जाए तो जैसे ही कंफर्म होगा, अगर कल होता है तो कल ही सुना दूंगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी नई चीज़ें आई हैं। लेकिन उसको एक बार पहले कंफर्म फिर रीकन्फर्म कर लें, क्योंकि मामला थोड़ा सेंसिटिव है। लेकिन आज की कहानी पर आते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के सिलसिले में। एक तो एक शख्स लॉरेंस बिश्नोई, वो लॉरेंस जो अब तक तमाम बड़े बड़े गैंगस्टर को धमकी दे रहा है, बड़े बड़े हथियारों के साथ फ़ोटो खिंचाता तिहाड़ जेल में, जिसकी तूती बोलती है, फिल्म स्टार गैंगस्टर को धमकाने वाला लॉरेंस, इसकी खुद हिरासत में हवा ख़राब है। और कहते हैं कि 3rd डिग्री का इस्तेमाल जारी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि लॉरेंस के वकील कह रहे हैं। तो लॉरेंस से इस वक्त क्या पूछताछ हो रही है, क्या कह रहा है, कहाँ पर है, वाकई उसका क्या हाल है, 3rd डिग्री हो रहा है उसके ऊपर इस्तेमाल की नहीं, पिटाई हो रही है, ये सारी चीज़ें आपके सामने रखें। इसके अलावा जो आपको शुरू में ही बताया था कि 2 मूसेवाला के कत्ल के बाद पंजाब और के ख़ास तौर पर गैंग जो है 2 हिस्सों में बढ़ गए, 2 खेमों में। एक लॉरेंस और गोल्डी बरार की तरफ, और दूसरी तरफ बम्बिहा गैंग के साथ बहुत सारे गैंग, जिसमें नीरज बवाना भी। और अब बारी है इन गैंग की बदला लेने की। और जो भी लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हुए लोग हैं, ख़ासतौर पर अलग अलग जेलों में बंद, बम्बिया और बाकी गैंग के वो निशाने पर हैं। और उन्हीं में से एक केकड़ा भी था, जिसकी बुरी तरह पिटाई हुई है पंजाब की जेल में। तो वो कहानी भी आपके सामने रखूँगा पूरी डिटेल में। उनके जेलर से भी बातचीत हुई, वो क्या कहते हैं। और इसी डर से केकड़ा को अब दूसरी जगह रखा गया। लेकिन मुसीबत ये है कि पंजाब का शायद ही कोई ऐसा जेल हो जहाँ एक साथ अलग अलग गैंग और गैंगस्टर के लोग बंद ना हो। और बड़ा मुश्किल हो जाता है उस वक्त किसी एक गैंग के चंगुल से दूसरों को बचाना, तो जान खतरे में है। केकड़ा समेत उन तमाम लोगों की जिनके नाम
सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में सामने आ रहे हैं। बट सबसे पहले आज आपको बताता हूँ सिद्धू मूसेवाले पर पहली गोली किसने चलाई थी और किस चीज़ से चलाई थी। सिद्धू मूसेवाला के शूटर को किसने भगाया था मौके से। ये सारी कहानी अब सामने आ गई है। और सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के लिए जिन 8 शूटरों को चुना गया था उनमें से 6 के नाम, शक्ल, पहचान सब सामने आ चुके हैं, सिर्फ 2 रह गए हैं। और इन 8 शूटरों का सरदार जिसे बनाया गया था वो भी अब सामने आ गया है कि किसकी लीडरशिप में, किसकी अगुवाई में ये पूरा शूट आउट अंजाम दिया गया। इस शूटर का नाम है, जो इन 8 शूटरों को लीड कर रहा था, जो इनका कैप्टन था, प्रियव्रत उर्फ फौजी, हरियाणा के सोनीपत का रहने वाला। और ये पकड़ा गया है ये गुजरात के मुंद्रा इलाके से। और उस मुंद्रा इलाके में भी एक जगह है जिसका नाम है ये खारी मीठी रोड, गांव है बरोई, मुंद्रा और कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आता है, कच्छ जिले में, गुजरात के। तो मुंद्रा से पकड़ा गया और खारी मीठी रोड पर ये पकड़ा गया। इनकी टीम जब भाग रही थी, इनके पास से क्या क्या मिला, कैसे क्या कुछ हुआ, ये सब बताता हूँ। तो प्रियव्रत और फौजी वो शख्स है जिसकी अगुवाई में बाकी के 7 शूटरों ने 29 मई की शाम को सिद्धू मूसेवाला पर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। 19 जून को पकड़ा है प्रियव्रत को, यानी कि कल दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने, और इसके साथ 2 और लोगों को पकड़ा गया। उनके नाम और उनके रोल भी आपको बताऊंगा। तो प्रियव्रत ये गोल्डी बरार का सीधा आदमी था, एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट में। गोल्डी बरार इसको डायरेक्ट हुक्म दे रहा था और ये डायरेक्ट उस पर अमल कर रहा था। लॉरेंस बिश्नोई ने पूरी साजिश रची, बाहर से इस साजिश को अंजाम तक पहुंचा रहा था गोल्डी। और गोल्डी जिन शूटरों के जरिए इस कत्ल को अंजाम दे रहा था, उस कत्ल का लीडर था, उस शूटर का पूरा जो मास्टरमाइंड कहें जिसको, बाहर मैदान में, वो था प्रियव्रत उर्फ फौजी। अजीब सी बात यह है, अपने देश में कहीं से भी क्राइम का कुछ उठाकर देखें, 2015 में ये प्रियव्रत 2 मर्डर के केस में पकड़ा गया। और ये भी देखे कि जमानत पर बाहर आ गया, और उसके बाद अब सिद्धू मूसेवाला का कत्ल किया। तो ऐसे संगीन इल्ज़ाम में, कत्ल जैसे मामले में भी अगर ज़मानत मिल जाती है ऐसे कातिलों को, तो फिर अंदाज़ा लगाइए कि क्या होगा। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बेकसूर हैं, जेल के अंदर है, ज़मानत नहीं मिल पाती। तो ये अजीब सा कानून का 2 चेहरा है हमारे सामने। तो दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस प्रियव्रत को जब गिरफ्तार किया गया कल मुंद्रा गुजरात से, तो इससे पूरी पूछताछ हुई। इस पूछताछ में इसने पूरी कहानी रखी। कहानी यह है कि 29 मई से पहले ही कम से कम 8 से 10 बार रेकी की गई और सिद्धू मूसेवाले को मारने के लिए 2 मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया। 2 को अलग अलग खेमों में बांटा गया था, एक बोलेरो कार में और एक करोला में। जो पहला मॉड्यूल था वो बोलेरो में था, मतलब सेकंड इन कमांड जो था वो करोला में था। इस बोलेरो कार में, बल्कि बोलेरो में, सॉरी, इसको कशिश नाम का एक क्रिमिनल चला रहा था और ये कशिश भी प्रियव्रत के साथ पकड़ा गया है। तो बोलेरो पहला मॉड्यूल था, इसको कशिश चला रहा था। और इस बोलेरो गाड़ी में अंकित सिरसा, दीपक मुंडी और खुद प्रियव्रत, ये 4 लोग बैठे हुए थे। तो एक गाड़ी में 4 थे, दूसरे में भी 4 थे। तो पहला मॉड्यूल था बोलेरो में जिसको लीड कर रहा था प्रियव्रत, और दूसरी गाड़ी थी करोला जिसमें बाकी और 4 थे, वो प्रियव्रत के ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे थे। इन सभी के पास AK-47 और पिस्टल थी। अभी तक जो N94 की बात कर आ रही थी, N94, जो दिल्ली पुलिस, उसका कहना है कि इन लोगों से पूछताछ में ये पता चला है कि इनके पास सिर्फ सबसे बड़ा जो हथियार था वो AK-47 था, और AK-47 खुद प्रियव्रत ने पकड़ रखा था। बाकी 7 लोगों के पास पिस्टल थे। तो AK-47 था प्रियव्रत के पास। तो पहला मॉड्यूल जिस बोलेरो में प्रियव्रत, जिसको कशिश चला रहा था, अंकित सिरसा और दीपक मुंडी नाम के बाकी शूटर बैठे थे। दूसरा मॉड्यूल उनके पीछे था जो करोला गाड़ी थी, उसमें अभी तक सिर्फ 2 लोगों की पहचान हुई। बाकी 2 कौन थे उस शूटर के बारे में जो प्रियव्रत है वो नाम नहीं बता पाया, उनका सही नाम क्या है। दूसरा मॉड्यूल जो करोला में था उसमें गगनदीप रूपा और मनप्रीत मन्नू, ये 2 लोग बैठे हुए थे। बाकी 2 की शिनाख्त बाकी है। तो 2 करोला में और 4 बोलेरो में, तो 6 हो गए और 2 की शिनाख्त नहीं हुई।
जैसे ही इन लोगों को केकड़ा ने खबर दी कि गाड़ी निकल गई है, सिद्धू मूसेवाला अकेले हैं, कोई गनर नहीं है, बुलेट प्रूफ कार नहीं है, इन लोगों ने पीछा किया। करोला ने, जो सेकंड मॉड्यूल था, उसका काम था इस गाड़ी को रोकना। करोला ने थार जीप को ओवरटेक करके रोका जिसमें सिद्धू मूसेवाला बैठे थे, और जैसे ही उसको रोका, इधर बोलेरो से सबसे पहले यही प्रियव्रत उतरा। यह प्रियव्रत और फौजी ही था जिसने सबसे पहले AK-47 का मुंह उस थार जीप की ड्राइविंग सीट की तरफ घुमाया और उसने पहला बस्ट मारा, यानी पहली बार फायरिंग की। AK-47 से एक बस्ट में एक साथ कई गोलियां निकलती हैं। पिस्टल या रिवॉल्वर एक एक गोली फायर करता है, बट AK-47 सेकंड में कई राउंड गोलियां चला देता है। तो AK-47 प्रियव्रत के हाथ में, गाड़ी करोला ने रोकी थार जीप को, और इसने बोलेरो से उतरते ही सीधे ड्राइविंग सीट का निशाना लेकर AK-47 को बस्ट मारा। जो पहली गोली लगी थी सिद्धू मूसेवाले को, वो प्रियव्रत की तरफ से चलाई गई इस AK-47 से लगी थी। इसके बाद बाकी लोग तब तक उतरते हैं और 7 लोग अलग अलग तरफ से, इनके हाथों में पिस्टल, ये गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं। जवाब में सिर्फ 3 फायर होती है धार से, एक गोली अटक जाती है और 2 ही, लेकिन वो देरी हो चुकी थी। इधर 7-8 लोग थे और एक के पास AK-47 था जो खुद प्रियव्रत था। तो गोली चलाई 7 लोगों ने पिस्टल से, एक ने AK-47 से। इनके पास ग्रेनेड भी था कि अगर गोली से काम ना हो और लगे कि कहीं सामने से हमला हो रहा तो ये हैंड ग्रेनेड के ज़रिए हमला करेंगे और वहाँ से भाग जाएंगे। ये क्राइम सीन की पूरी कहानी सुनाई उसने। इन लोगों ने किराए पर कमरा ले रखा था इसी मूसेवाला गांव के पास, और पिछले कई दिनों से वहाँ पर रह रहे थे। और इनका एक ही सोर्स था और वो था केकड़ा, जो मूसेवाला के घर के आसपास मंडरा रहा था लगातार फ़ैन बन के और ख़बर दे रहा था। और 29 मई को उसकी खबर बिल्कुल सटीक साबित हुई। प्रियव्रत के साथ जो दूसरा शख्स पकड़ा आया है मुद्रा से, उसका नाम है कशिश उर्फ कुलदीप। अच्छा, प्रियव्रत की उम्र है सिर्फ 26 साल, सोचिए। कशिश उर्फ कुलदीप की उम्र है 24 साल। ये झज्जर का रहने वाला है। प्रियव्रत सोनीपत का था, ये झज्जर का रहने वाला है। और प्रियव्रत की आपको एक और चीज़ याद होगी, जो पहला लीड मिला था प्रियव्रत से ही मिला था कि 25 मई को इसी बोलेरो जीप में डीजल भरवाई जा रही थी एक फतेहाबाद हरियाणा में, वहाँ के पेट्रोल पंप से। और CCTV फुटेज में पहली बार प्रियव्रत दिखा और वहीं से पंजाब पुलिस को लीड मिली। उसी CCTV फुटेज में प्रियव्रत के अलावा जो दूसरा चेहरा दिखाई दिया जिसकी पहचान हुई, वो कशिश उर्फ कुलदीप था। और कशिश उर्फ कुलदीप ये झज्जर का रहने वाला, और 2021 में इसने झज्जर में कत्ल किया, फिर भागा हुआ था। और ये वही कशिश है जो बोलेरो चला रहा था, उसका ड्राइवर था एक तरह से, और शूटर भी था साथ में, क्योंकि ये गोली भी चलाना था और इसको ड्राइविंग भी करनी थी और वहाँ से भगाना भी था। इसके ऊपर डबल जिम्मेदारी दी गई थी। और इसी की उस बोलेरो में बैठे प्रियव्रत ने AK-47 से गोली चलाई। तो दूसरा हो गया कशिश। तीसरा जो और पकड़ाया है, इन तीनों को पकड़ा है दिल्ली पुलिस ने, केशव कुमार। इसकी उम्र 29 साल है और ये पंजाब के भटिंडा का रहने वाला है। केशव का रोल ये था कि जब गोली चली, करोला का एक दरवाज़ा जाम हो गया। करोला का अब दरवाज़ा खुला लेकर ये भाग नहीं सकते थे, लोगों की नज़र पड़ती, तो उन्होंने करोला छोड़ दी। और उसी दौरान एक ऑल्टो वहाँ से गुजरा। उस ऑल्टो को गन पॉइंट पर जिसने रोका और लूटा, उसका नाम है केशव कुमार। इसने इसके बाद ऑल्टो की ड्राइविंग सीट संभाली और उस करोला में बैठे हुए तमाम शूटरों को इस ऑल्टो में बिठाया और इनको फिर मानसा तक ले गया। और मानसा ले जाने के बाद इन शूटरों को उतार दिया। फिर वो वहाँ से अलग अलग भागे ताकि एक साथ न रहें। तो इसका रोल ये था। इन लोगों के पास से और इनकी निशानदेही पर हरियाणा के एक घर में पुलिस ने छापा मारा। इन्होंने बताया कि इन्होंने रिजर्व में भी हथियार रख रखा था ताकि अगर कुछ बड़ा हो जाए तो हम उन हथियारों का भी इस्तेमाल करें। तो हरियाणा के उस घर में जब छापा मारा गया, वहाँ से 8 ग्रेनेड, 8 ग्रेनेड लॉन्चर, 3 पिस्टल, 36 राउंड कारतूस, ये वहाँ से बरामद हुआ। तो इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद ये क्लियर हो गया कि पहली गोली प्रियव्रत ने चलाई थी, वो भी AK-47 से। 6 लोगों की शिनाख्त तो हो चुकी है, 2 को पकड़ा जाना बाकी है। अब इन सभी को, चूंकि ये सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के आरोपी हैं, पंजाब पुलिस को सौंपा जाएगा। दिल्ली पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनकी जानकारी भी दे दी।
अब उधर एक दूसरी खबर है। 14 जून की रात लॉरेंस को पंजाब पुलिस पटियाला हाउस कोर्ट में गिरफ्तार कर अपने साथ पंजाब ले गई, गिरफ्तार करके, क्योंकि वो मास्टरमाइंड है मूसेवाला के कत्ल का। अब वहां जाने के बाद जो इनके वकील हैं लॉरेंस के, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि लगातार मूसेवाला के ऊपर 3rd डिग्री का इस्तेमाल हो रहा है। मिस्टर चोपड़ा हैं वकील लॉरेंस के। अब पंजाब पुलिस ने एक हल्फनामा दिया है पटियाला हाउस कोर्ट में, वो ये कि लॉरेंस की सुरक्षा की गारंटी दी है कि इसको कुछ नहीं होगा। अब लॉरेंस को जहां भी रखा जाए वहां पे खतरा है, क्योंकि राइवल गैंग सारे पंजाब में फैले पड़े हैं। तो लॉरेंस से कहां पूछताछ हो रही है ये किसी को पता नहीं, उसकी सिक्योरिटी की वजह से बहुत ही खुफिया जगहों पर, और लगातार जगह बदले जा रहे हैं, कभी मानसा, कभी मोहाली, कभी किसी और जगह, और किसी को भनक तक नहीं लगने दी जा रही है कि इस वक्त लॉरेंस कहाँ है। लेकिन इनके वकील अचानक सामने आए और उन्होंने कहा कि लॉरेंस पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल हो रहा है, हवालात में उसकी हवा ख़राब है, उसे बुरी तरह मारा पीटा जा रहा है, उसके ऊपर जुल्म ढाए जा रहे हैं। और पुलिस, पंजाब पुलिस सुप्रीम कोर्ट के एक गाइडलाइंस का भी उल्लंघन कर रही है कि लॉरेंस से वो ऑन कैमरा पूछताछ नहीं कर रही है, जबकि पुलिस को पूछताछ करनी चाहिए। वकील साहब का कहना है कि वो इसलिए क्योंकि चूँकि पिटाई विटाई हो रही है तो वो सारा रिकॉर्ड हो जाएगा, इसलिए उस कैमरे का इस्तेमाल नहीं हो रहा। हालांकि पंजाब पुलिस कोर्ट में इसका क्या जवाब देगी आगे आने वाले टाइम में देखा जाएगा। लेकिन पंजाब जाने के बाद लॉरेंस की एक तस्वीर, एक विजुअल सामने आया, और एक तस्वीर दिल्ली की भी आई। तस्वीर यह है कि दिल्ली में जब वो कोर्ट में पेश हो रहा और रिपोर्टर उसके पीछे भाग रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आपने सलमान को धमकी दी, आपने मूसेवाला को मारा, तो वो दौड़ता हुआ चल रहा है और भाग रहा है पुलिस कस्टडी में। पंजाब की तस्वीर बिल्कुल उलट आई है, और कहीं ना कहीं ये जो वकील कह रहे हैं उनके, वो कुछ ना कुछ बताते ही है। लॉरेंस की पंजाब में एक तस्वीर आई है चलते हुए, चाल में बड़ा फ़र्क है, और उस चाल को देखकर लग रहा है कि हाल ठीक नहीं है। शायद ये भी है कि दिल्ली की तिहाड़ जेल में जो सुख सुविधाएं, आराम, ऐश लॉरेंस को मिल रहा था, पंजाब में वो सारी खातिरदारी नहीं हो रही है, और पंजाब पुलिस थोड़ी अलग तरीके से ही पेश आ रही है। तो वो चाल भी कुछ कुछ चुगली खा रही है कि लॉरेंस के साथ सब कुछ ठीक नहीं है। पंजाब जाने के बाद से उनकी हवा ख़राब है, टाइट है। जो दूसरों को अब तक डराता धमकाता था, इस वक्त खुद डरा हुआ है पंजाब में। हालांकि पंजाब पुलिस के जो सोर्सेज हैं, उन्होंने बताया, हमारे जो कुलीग हैं, सहयोगी हैं, सत्येंद्र चौहान चंडीगढ़ में, कि अब तक की पूछताछ में लॉरेंस ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि सिद्धू मूसेवाला का कत्ल उसके और उसके गैंग ने ही किया है, और कहानी वही बताई कि मिद्दू खेड़ा के कत्ल का बदला लेना था ये। तो इकबाल जुर्म कर लिया, लेकिन पुलिस हिरासत में एक्सेप्ट करना या इकबाल जुर्म करने का अदालत में कोई मतलब या मायने नहीं है। वहाँ पे पुख्ता सबूत चाहिए। पंजाब पुलिस लॉरेंस के इस कबूलनामे के बावजूद उन कड़ियों को जोड़कर अदालत में किस पुख्ता तौर पर और मजबूत तौर पर इस केस को रखती है, ये मायने रखता है। वहीं से फिर होगा कि सज़ा होगी। ये जैसे अभी आपको मैंने सुनाया, प्रियव्रत जैसे लोग 2-2, 3-3 कत्ल किए हुए हैं, ज़मानत पर बाहर हैं, फिर कत्ल कर रहे हैं, फिर अंदर हैं, फिर क्या पता ज़मानत मिल जाए, फिर किसी और का कत्ल कर दें। तो ऐसी कहानियाँ इसीलिए होती हैं जब केस कमज़ोर होता है। तो अभी तक तो सब कुछ ठीक है, हिरासत में है, एक्सेप्ट कर लिया, ये तमाम बातें, लेकिन अदालत इन चीज़ों को नहीं मानती। अदालत सबूतों को मानती है, साजिश को मानती है, कड़ियों को मानती है, मोटिव को मानती है। अब पुलिस कितने पुख्ते तौर पर इन सारे सबूतों को इकट्ठा करके पेश करती है, ये देखने की चीज़ होगी। दूसरी, जो मैंने कहा कि एक गैंग के ऊपर अब उल्टा पड़ना शुरू हो गया है। आपको याद होगा सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद एक झड़ी लग गई सोशल मीडिया पर। बम्बिहा गैंग हो या नीरज बवाना हो या फिर गुरुग्राम का गैंग हो या फिर पंजाब के और गैंग हो, उन्होंने कहा कि हम मूसेवाला का कत्ल का बदला लेंगे। और उनके रडार पर लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और उसके गैंग में काम करने वाले लोग, और अब तो एक एक कर तमाम शूटरों के नाम पहचान सब सामने आ रहे हैं, जैसे प्रियव्रत से लेके बाकी। केकड़ा जो मुखबिर था पकड़ा गया। 14 जून की रात को केकड़ा की बुरी तरह से जेल के अंदर पिटाई हो गई, और इस पिटाई की खबर बाहर आई। जेलर से पूछा, अरविंद ओझा ने बात की, हमारे वहाँ के जो जेलर हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि हाँ, कुछ वहाँ पर बम्बिहा गैंग के लोग थे। अब बम्बिहा और लॉरेंस गैंग में 36 का आंकड़ा आपको पता है। तो बम्बिहा गैंग के लोगों ने केकड़ा को पकड़ लिया, लेकिन नसीब अच्छा था, एंड टाइम पर वहाँ पे पंजाब पुलिस के मुलाजिम पहुँच गए, कुछ और लोग, और केकड़ा को उनके चंगुल से बचाया। लेकिन जब तक बचाते तब तक उसकी अच्छी खासी धुलाई हो चुकी थी। इसके बाद उसे अलग सेल में रखा गया जहाँ किसी और कैदियों की पहुँच ना हो। फिर वहाँ से निकाल कर अब उसे दूसरी जेल में ट्रांसफ़र कर दिया गया है।
ख़ासतौर पर इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि इस वक्त किस जेल में कौन से गैंग के कौन कौन से मेंबर हैं, क्योंकि ये सबसे ज़रूरी हो गया है। तो ऐसे जेल जहाँ पे केकड़ा, जिसके ऊपर सीधे ठप्पा है कि ये लॉरेंस और गोल्डी बराड़ का आदमी है, तो अगर राइवल गैंग का कोई भी शख्स उस जेल में है, जैसे बम्बिहा ग्रुप हो या कोई और ग्रुप, तो फिर वहाँ रखना खतरे से खाली नहीं है। तो ऐसी जेल में रखो जहाँ पे राइवल गैंग का कोई ना हो, ताकि वो महफूज रह सके। तो केकड़ा के ऊपर ऑलरेडी हमला हो चुका है, और इस हमले के बाद बम्बिहा ग्रुप ने सोशल मीडिया पर एक मैसेज भी भेज दिया, और उस मैसेज में कहा कि इस केकड़ा पर इस जेल के अंदर हमने हमला किया है, और हर उस शख्स का जो मूसेवाला के कत्ल के साथ जुड़ा हुआ है, शामिल है, जेलों में हमारे लोग उसके साथ ऐसी ही हालत करेंगे। और ये बात डराने वाली इसलिए है कि पंजाब के किसी भी जेल का नाम लीजिए, उस जेल में हर गैंग के लोग बंद हैं। पंजाब इकलौता ऐसा स्टेट है जहाँ पे इस वक्त 70 गैंग एक्टिव हैं, और उसमें से 80% गैंग के लीडर और करीब 70% गैंग के मेंबर जेल में, जेल से ही गैंग चल रहा है। तो जब इतनी बड़ी तादाद में जेल के अंदर है, तो जब एक दुश्मन गैंग का कोई जाएगा, ख़ासतौर पर इस वक्त जो मूसेवाला को लेके जो सेंटिमेंट्स है, और दूसरे गैंग ने ऑलरेडी चैलेंज कर रखा है कि हम छोड़ेंगे नहीं, तो किसी भी गैंग मेंबर का इस वक्त लॉरेंस के जेल में जाना और वहाँ राइवल गैंग के हत्थे चढ़ना, मतलब कुछ भी हो सकता है। और पंजाब के बहुत सारे जेलों का ये इतिहास है, चाहे वो पुलिस कस्टडी हो या जेल से लाने ले जाने के दौरान या जेल के अंदर, वहाँ पिटाई और कत्ल, बहुत सारे ऐसे केसेस हो चुके हैं। तो ये भी एक पंजाब पुलिस, वहाँ के प्रिजन के जो हेड हैं, उन सब के लिए एक चैलेंज है कि कैसे इसे रोकना और बचाना है। तो केकड़ा की ये कहानी हो गई। कुल मिलाकर अब लगभग ज़्यादातर चेहरे सामने हैं, बहुत सारे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन एक बड़ा मोहरा वो अभी शिकंजे से बाहर है। इस पूरे गेम का मास्टरमाइंड लॉरेंस बेशक अंदर है, लेकिन जिसने लॉरेंस के कहने पर सब कुछ अंजाम दिया, सारी सेटिंग की, यानी कि गोल्डी बराड़, वो इस वक्त कनाडा में है। रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भारत वो कब आएगा, कब लाया जाएगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। और मुझे उम्मीद नहीं है कि हाल फिलहाल में उसको भारत लाया जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। तो विशाल चोपड़ा हैं लॉरेंस के वकील, जिन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि लॉरेंस के ऊपर 3rd डिग्री का इस्तेमाल हो रहा है और उसकी हालत ख़राब है, उसकी पिटाई की जा रही है, ऑन कैमरा प्रोसीजर नहीं हो रहा है, कोर्ट की मानहानि, मतलब कोर्ट के डायरेक्शन का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। उन्होंने ये भी कहा कि जब 14 जून को पंजाब पुलिस यहाँ से अपने साथ लॉरेंस को ले गई, तो सुबह 4 बजे ही मानसा के ड्यूटी मजिस्ट्रेट के घर पर ले जाकर लॉरेंस बिश्नोई को पेश कर दिया और कहा कि हमें इसकी पुलिस रिमांड चाहिए। और उस वक्त इन्होंने इल्ज़ाम लगाया विशाल चोपड़ा ने कि लॉरेंस के साथ उसका कोई वकील नहीं था, और उसे 7 दिन की रिमांड दे दी गई। और उनके जो वकील थे, जो पहले से तैयारी करके बैठे हुए थे कि लॉरेंस पंजाब पहुंचेगा, कोर्ट में जाएंगे, पुलिस रिमांड मांगी जाएगी तो हम लोग उसकी पैरवी करेंगे, वो बेचारे सब रात को सोते रह गए। और यहाँ 4 बजे ही पंजाब पुलिस ने पूरी होशियारी के साथ मजिस्ट्रेट के घर जाकर उनको नींद से उठाकर अब पुलिस रिमांड मांग ली, और पुलिस रिमांड मिल गई 7 दिन की। तो अभी 7 दिन की पुलिस रिमांड शायद 22 जून को ख़त्म हो जाएगी। तो 22 जून के बाद जो सोर्सेज है मेरे वो ये है कि पंजाब पुलिस ने कहा है कि हम इसकी और रिमांड मांगेंगे, क्योंकि अभी कई जगह और ले जाना है, कई कड़ियों को और कड़ियों को जोड़ना है, तो वहाँ ले जाने के बाद फिर से रिमांड ली जाएगी। तो ये पूरी अपडेट थी। बहुत सारे आप लोगों के मेल आ रहे थे कि मूसेवाला की अपडेट, तो ये सारी चीज़ें थी। और जो मेन शूटर, मेन कातिल जिसने पहली गोली मारी, उसका भी अब खुलासा हो गया है। अब बाकी जो कुछ बचे हैं, इनकी गिरफ्तारी के बाद उम्मीद यही कि वो सारे शूटर भी अब जल्दी गिरफ्त में होंगे। तो आज की कहानी इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज संजय गोंडालिया जी का जन्मदिन है, और हैप्पी बर्थडे संजय जी। और मायूस ना हो, ज़िंदगी में हर रंग होते हैं, तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए। आप जो आपने मेल लिखा है, अच्छे और बुरे दिन हर एक के साथ होते हैं, खुशी और गम भी। अगर सब कुछ ना हो, सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हों, तो फिर हम कैसे कंपेयर करेंगे कि ये खुशी कम है या ज़्यादा है, क्योंकि गम होती है, या खाली गम ही गम हो, तो जब तक खुशी ना देखें तो उससे भी हम कैसे तुलना करेंगे। तो ये सिक्के के 2 पहलू हैं। अक्षय जून है, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे अक्षय जी। इसके अलावा उर्मिला यादव जी का भी आज जन्मदिन है, मनेर बिहार से हैं ये, हैप्पी बर्थडे उर्मिला जी। जितेश दहिया, इनका भी बर्थडे है, तो मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे जितेश। और रोहित दहिया के ये बेटे हैं, मलोट पंजाब से। इसके अलावा मोहम्मद फरीद का भी आज जन्मदिन है, तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकबाद फरीद साहब। इदरीस गुलाम शेख, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे इदरीस गुलाम शेख साहब। और इरशाद अंसारी ने भेजा है।
इसके अलावा गुलशन जी का भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे गुलशन। और ये वसीम सैफ़ी की मंगेतर है। इसके अलावा अंकित विमल का भी आज जन्मदिन है, बल्कि इनका जन्मदिन, हाँ आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे अंकित साहब। और कल यानी 19 को इनकी एनिवर्सरी थी। आरती जी आपको भी बहुत बहुत बधाई, आप दोनों को एनिवर्सरी की बिलेटेड। उन्नाव से हैं ये। इसके अलावा अक्षरा का भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे अक्षरा। और डोला घोष जी की बिटिया है, उन्होंने भेजा है। श्रेणी और शावनी, इन दोनों का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे श्रेणी एंड शावनी। और रमेश चौहान जी ने भेजा है। साथ ही आज स्मिता और दिवाकर की एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और रणधीर कुशवाहा जी ने भेजा है नालंदा से। साथ ही उमा शर्मा और मनोज शर्मा जी की भी आज एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। बेंगलोर से हैं ये। मनोज लुखार साहब, इन्होंने लिखा है जो जेल में इतना सब कुछ हो रहा है, ये करप्शन कैसे और कब रुकेगा। मुझे लगता है मनोज साहब, अब जिस तरीके से हाईलाइट हो रही है चीज़ें, उसके बाद रुकेगा। और मुझे लगता है कि कुछ जेल ऑफिसर के खिलाफ सख्त कदम अगर उठाई जाए और कोर्ट उन्हें पनिश करे, इससे बड़ी सज़ा क्या होगी कि जिस जेल में आप जेलर बनकर, चौधरी बनकर घूमते रहते हैं, उसी जेल में आप एक कैदी की वर्दी में उन्हीं कैदियों के बीच में रहे, फिर कैसा लगेगा। ऐसी चीज़ें होंगी तो शायद जेल सुधरेगा। इसके अलावा पौरावी पाटिल हमेशा की तरह बहुत ही मज़ाहिया और ह्यूमर मेल भेजती रहती हैं। हॉरर कहानी सुनने का इनको पता नहीं कहाँ से भूत सवार है। कोशिश करूँगा मैं जल्दी और हॉरर कहानी सुनाऊँ। मनीष कुमार हैं बिहार से, ये लव गुरु की कहानी सुनना चाहते हैं। मैं रेडियो पे तो सुना हूँ लव गुरु, लेकिन लव गुरु एक्चुअल में या सही में कोई कैरेक्टर है, कोई कहानी है, ये पता करना पड़ेगा। अजय सांगवान है और आरुषि केस में अपडेट जानना चाहते हैं। आरुषि केस में अपडेट कुछ नहीं है। जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का लास्ट डिसीजन आया था, जिसमें सीबीआई की लोअर कोर्ट का जो फैसला था उम्र कैद आरुषि के माँ बाप को देने का, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन दोनों को बरी कर दिया। उस केस को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला अभी वैसे ही अटका हुआ है, पड़ा हुआ है। इसमें कोई अपडेट नहीं है। कुल मिलाकर कहानी इस वक्त ये है कि आरुषि के माँ बाप दोनों आज़ाद हैं, उन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया है। कोई नया कातिल सामने आया नहीं है, कोई नई थ्योरी सामने नहीं आई है। और फिलहाल ये कह सकते हैं कि इन तमाम कानूनी लड़ाइयों को देखते हुए आरुषि का कोई कातिल नहीं है, उसे किसी ने नहीं मारा, यही कहा जा सकता है। मंजीत दास जी हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की है। इसके अलावा बलविंदर सिंह हैं और इन्होंने कहा, मैंने कहानी में गलत कह दिया था, 295 आर्म्स एक्ट नहीं है, वो रिलीजियस सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ वो धारा है। उमा शंकर सिंह मीना जी हैं। इसके अलावा रोहन पुणे से हैं और ये इन्होंने कहा था रॉ के ऊपर वो फिल्म है एक विजय की, मैंने देखी वो फिल्म। और इसके अलावा हरमन कुल्लर हैं, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। और मैं अपनी कहानी, मैंने कहा है कि जब भी होगा ज़रूर सुनाऊंगा और इग्नोर नहीं करता हूं मैं किसी के मेल को, तो आप ऐसी शिकायत ना समझें इसे। जब भी मौका मिलता है, कई बार होता है छूट जाता है। पिंकेश मेहता जी हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की है। इसके अलावा मोनू शाह हैं। एडवोकेट अमीश पांड्या जी हैं, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। और इन्होंने कहा है कि ये जो लखनऊ पबजी केस है, ये कहीं ना कहीं रुस्तम नानावती केस याद होगा, उसकी भी थोड़ी सी इसमें कुछ झलक दिखती है। या फिर उन्होंने कहा ओनिबा शरीक वाली कॉन्स्पिरेसी भी कुछ इसमें दिखती है। तो मैं और डिटेल के साथ आपको कल बताता हूँ अमीश भाई। प्रियंका पांड्या जी हैं, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए, कहानी की भी फरमाइश की है। इसके अलावा रवि किरण लगाट जी हैं, थैंक यू सो मच आपकी भी। राहुल यादव हैं, जिग्नेश सुखाड़िया हैं, होमलाल चंद्राकर जी हैं, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। सिमरजीत सिंह अटवाल हैं। इसके अलावा प्रियांश डुगार हैं, हिमांशु हैं, आदित्य राणा हैं देहरादून से, जनक रावल हैं, थैंक यू सो मच। भालिया दिनेश हैं। इसके अलावा उज्जवल पुरी जी हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की है, तो ज़रूर पूरी होगी। साइबर क्राइम के बारे में लगातार आपसे कहता ही रहता हूँ। और साइबर क्राइम वो चीज़ है जिसकी अच्छाई भी है, अच्छी चीज़ें भी है, लेकिन ये किसी भी मासूम, किसी भी इंसान की ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। और ख़ास तौर पर अगर साइबर क्राइम या साइबर क्रिमिनल के निशाने पर मुंबई पुलिस हो, तो उससे निपटने के लिए फिर एक स्पेशल टीम की ज़रूरत पड़ती है ऐसे लोगों को हैंडल करने के लिए। साइबर क्राइम को ख़त्म करने के मिशन पर इसी सिलसिले में निकले हैं मुंबई साइबर सेल के एसीपी आकाश मलिक, जिनका रोल प्ले किया है मोहित मलिक ने। और इनकी मुलाकात होती है अनन्या से, अनन्या सैनी, जिनका किरदार निभाया है सनाया ईरानी ने। अनन्या एक एथिकल हैकर हैं और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी, जो मुंबई पुलिस के सर्वर को
मेलवेयर अटैक से बचाती हैं, लेकिन अनन्या के टैलेंट से टकराते हैं एसीपी आकाश मलिक। डिजिटल वर्ल्ड में ख़ासतौर पर कहें तो आपका कोई भी अब आजकल सीक्रेट तो है नहीं, कोई भी राज रहा नहीं, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं और कभी ना कभी आपको देख रहा होता है। बट ये कौन है, ये कौन है जो आपको देख रहा होता है? ये साइबर क्रिमिनल होते हैं और इनका कोई चेहरा नहीं होता। तो ऐसी एक वेब सीरीज़ है साइबर वॉर। साइबर वॉर हर सीन, क्राइम सीन में डिजिटल क्राइम के डार्क वर्ल्ड में मौजूद साइबर क्रिमिनल को बेनकाब किया गया है। तो साइबर वॉर आप देख सकते हैं वूट ऐप पर, वो भी बिल्कुल फ्री। साइबर की दुनिया में किस तरीके की चीज़ें हो रही है इसको देखकर आपको अंदाज़ा भी लगेगा। लेकिन आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।